बंधुओं, छायाकार दोस्तों और पार्टी के निष्ठावान समर्पित मित्रों, आज गुरु पर्व है। सर्वप्रथम तो आपको गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बार बार पत्रकार मित्र ये पूछते थे कि आप बड़ा धमाका कब करने जा रहे हो। आज गुरु पर्व के दिन पे आज बहुत बड़ा धमाका हरियाणा प्रदेश की राजनीति में होने जा रहा है। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के जांचे परखे, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के उच्च पदों पे काम किया, चौधरी देवीलाल के साथ न्याय युद्ध जैसे युद्ध को लड़ा, हरियाणा प्रदेश की खातिर लड़ाई लड़ी और चौधरी देवीलाल ने उन्हें अपने नवरत्नों को में अलंकृत किया था। प्रोफेसर संपत सिंह जी हमारे बीच में विराजमान हैं और चौधरी देवीलाल जी ने इनको इस प्रदेश का गृह मंत्री बनाया और इनकी अपनी कार्यकुशलता की वजह से प्रदेश अपराध मुक्त हुआ था। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने अपने खजाने के वजीर रखे, वित्त मंत्री रखे, हरियाणा प्रदेश का अजूबा प्रदेश इन्होंने बनाया। एक सफलतम वित्त मंत्री के रूप में के रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हरियाणा प्रदेश इन्हीं की अगुवाई में बना था। और आज हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक बहुत कद्दावर नेता के रूप में पहचाने जाते हैं, जो बहुत ही संघर्षशील हैं, शिक्षित हैं और जिनका ईमानदारी में नाम है। और इन्होंने हमेशा ही हरियाणा प्रदेश की जनता को बेपाकी से बुलंद करने का काम किया है। सर्वप्रथम तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उन्हें इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आज का दिन का चयन भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किया कि गुरु पर्व है। उन्हें इस गुरु पर्व पे बहुत बहुत प्रोफेसर संपत सिंह जी को भी बहुत बधाई देता हूं और गौरव संपत सिंह को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। वह हमारे अजीज हैं, उन्होंने भी संघर्ष का रास्ता चुना है, कांटों भरी इस राह में चलने का फैसला लिया, इसके लिए भी बहुत बधाई देता हूं। और सर्वप्रथम मैं और अभय सिंह चौटाला जी और हमारे मित्र उमेद लोहान जी, प्रकाश भारती जी, आपका यहाँ पे बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। पीछे इधर एक इधर से मैं इसी के साथ अनुरोध कर रहा हूं प्रोफेसर संपत सिंह जी, पूर्व गृह मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री जी से कि वो अपने विचार आपसे साझे करें। सबसे पहले मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का, इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और प्रदेश के अध्यक्ष रामपाल माजरा जी का और सभी अन्य साथियों का, लोकदल के जो वरिष्ठ पदों में बैठे हैं, मैं भी इस बात के लिए उनको धन्यवाद करता हूं उनका। उन्होंने मुझे जो है काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि जो शिक्षा मैंने चौधरी देवीलाल जी से सीखी थी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ भी रहकर काफी अनुभव प्राप्त किए थे, आज मुझे ये प्लेटफॉर्म द्वारा इन्होंने बख्शा है, इसके लिए इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज का दिन जो है
गुरु पर्व जो है सबके लिए, हरियाणा वासियों के लिए और हमारे लिए, सबके लिए जो है बहुत सौभाग्यशाली दिवस है। क्योंकि आपको सबको पता है कि यही कहते हैं हम जो पढ़ते हैं, नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। मेरी ये प्रयास रहेगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर चढ़ा हूं तो हमारे महान गुरु का मेरे पर आशीर्वाद रहेगा, पार्टी पर आशीर्वाद रहेगा। और मैं एक जो मेरा एक सपना है वो ही मैं पूरा करना चाहता हूं। बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किए, किसी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश के अंदर विकल्प ढूंढा जाए, लेकिन विकल्प वाली बात रह नहीं गई है। अब मेरा यही लक्ष्य होगा कि मेरी अपनी पार्टी, जहां चौधरी देवीलाल जी ने, ओम प्रकाश चौटाला जी ने खून और पसीना बहाकर पार्टी बनाई थी, और उसमें भी हमारे जैसे लोगों का भी कुछ अंशदान था, तो मैं तो ये चाहता हूं कि वही पार्टी कम से कम हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक अच्छा विकल्प दे, ताकि लोग जो बदलाव चाहते हैं वो बदलाव आए, उस बदलाव की राह पर हम चलें। और मैं आज सभी हरियाणा वासियों को निवेदन करता हूं कि आपने पिछला सफर 16 साल का आपने देखा है। उस सफर में जिस तरीके से प्रदेश के लोगों को ठगा गया, जिस तरह ये राजनीतिक खेल खेले गए, नाम लेते रहे, लोगों की सेवा का नाम लेते रहे, और मुझे अफसोस होता है जो राहुल गांधी जी बार बार एससी बीसी का जो जिक्र करते हैं और जब वोट चोरी का जिक्र करते हैं, ये दो मुद्दे हैं जिनको आज उन्होंने उठा रखा है। तो मैंने वैसे तो अपने रेजिग्नेशन में सारी बातें आपको बता दी थी। मेरे भावनात्मक कुछ मतभेद हुए थे, ना कोई नीतिगत मतभेद थे, ना कोई वैचारिक मतभेद थे, और मेरे लिए भी और पार्टी के लिए बहुत अशुभ दिन था जिस दिन मैंने पार्टी छोड़ी थी और कांग्रेस को ज्वाइन किया था। तो मैं यही चाहता हूं कि मैं किसी तरह से मेहनत करके, संघर्ष करके सभी साथियों के साथ इस पार्टी को उसी ऊंचाई पर फिर पहुंचाए। शायद इतना किया गया कि जब मैं कांग्रेस पार्टी में गया तो उस टाइम के नेता ने यही कहा था, ए राइट पर्सन इन अ राइट पार्टी। ना तो वो राइट पर्सन रहा, ना वो राइट पार्टी रही। पूरा प्रयास रहा मुझे उनको घर बिठाने का, और आज बारंबार मैं अभय सिंह जी का और पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि घर से मुझे उठाने का काम उन्होंने किया। मैं गया, मेरे जाने से कम 5-6 सीटें कांग्रेस पार्टी को उस टाइम मिली थी। एक गरूर इतना था, ना मुझे कहीं सरकार में, ना कोई पार्टी में कहीं कोई जगह नहीं दी गई। धोखे पर धोखा होता रहा। और जब ये 2016 का चुनाव आया राज्यसभा का, बड़ी हैरानी की बात है, अपना इतिहास देखते नहीं है, वोट चोरी, वोट चोरी। कितने वोट चोरी हुए थे? 14 और 1 15। आपको पता है उस टाइम आर के आनंद जी चुनाव लड़ रहे थे। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनको ब्लेसिंग दी थी, उनको आशीर्वाद दिया था, और इधर से लोकदल का समर्थन 22 और 15 37 एमएलए थे। आज वो राष्ट्रीय पार्टी है जिससे एक आदमी तटस्थ रहने का अधिकार लेकर आता है कि मैं तो तटस्थ रहूंगा, मुझे इजाजत दी जाए। अरे भाई,
वोटर भी तटस्थ नहीं रह सकता। एक एमएलए, वो कितने वोटर हैं, कितने वोट चोरी हो रहे हैं, और बाद में अपने एक आजाद एमएलए का उठा के फायदा, क्योंकि पार्टी में जिक्र करते हैं, शायद पार्टी के लोग ना मानते, उसकी ड्यूटी लगाएगी, पेन बदलने की, शाही बदलने की, और बाद के वोट सबको लेके साथ गए एकदम, और वो 14 के 14 वोट कैंसिल हो गया, एक अपना खुद का हो गया। तो वोट चोरी कौन कर रहा था? कहां गई थी कांग्रेस हाईकमांड? इसी तरीके से बाद में किया, मतलब बीसी ओबीसी का नाम लेते हैं। जब 2019 में 10 सीटें लोकसभा की हार गई थी कांग्रेस पार्टी, चलो हार जीत चलती रहती है, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ यही रहा कि हम रोहतक आ रहे हैं। और उसके बाद राज्यसभा का चुनाव आया 2020 में, अगले साल याद। ये वक्त होता है पार्टी के लीडर को एडजस्ट करने का होता है। आपके पास एससी के लीडर की कमी नहीं थी, आपके पास बीसी के लीडर की कमी नहीं थी, तो आपने क्या किया? आप तो रीजनल पार्टी भी नहीं रहे। किसको चुनाव लड़ाया राज्यसभा? किसको भेजा राज्यसभा? अपने बेटे को भेजा। इससे पहले आपने देख लिया, मैं एक रीजनल पार्टी को उदाहरण देता हूं, एक नेशनल पार्टी को उदाहरण देता हूं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी दड़बा से एमएलए बने थे जब सीएम थे, विद्या देवी जी का इस्तीफा दिलाया था। हालांकि उनकी राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। चौधरी जगदीश जी बेनीवाल जी, उनका मर्डर हो गया था, उनकी जगह उनको लड़ना पड़ा, अच्छे वोटों से वो जीतते थे। उसके बावजूद जो है ना, चौटाला साहब ने उनको राज्यसभा में भेजा। उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपने बेटे को भेज सकते थे, अपने भाई को भेज सकते थे। और इधर देखो आप, जब आप एमएलए नहीं थे, आप एमपी थे, आपको सीएम बना दिया, तो आपने इस्तीफा किसका मांग लिया था? श्री कृष्ण हुड्डा का। सीट कौन सी खाली हुई थी? लोकसभा की। लड़ाया किसने? आपको सीधा हवाई अड्डे से अपने बेटे को लिया है और लोकसभा चुनाव लगे। श्री कृष्ण हुड्डा जी बेचारे आखिरी दम तक मरते मरते जो है ना, उनको जिस तरह उनको दिया गया, कष्ट दिया गया, वो लोग कैसे माफ करें? ये ऐसी व्यूह रचना लग रहे थे सारी की सारी। और इस बार चुनाव के अंदर तो वही फिर एससी बीसी के बाद 2 हेलीकॉप्टर घर से प्रचार चलते थे। पहले तो टिकट चोरियां की गई, जीतने वाले कैंडिडेट थे उनकी टिकटें काट दी गई, और जिनके पास बाहुबल था और धन बल था उनको टिकटें दी गई। और घर से 2 हेलीकॉप्टर चलते थे, जिसे दूसरी जातियों को नहीं जाने देते थे। उनके खिलाफ तो किसी ने एक कोई बात कह दी एससी के बारे में, जो शैलजा जी के बारे में कही गई थी, वो कुछ छोटी बात नहीं थी। आप इस प्रचार को रोकते, आप कहते हैं हम केस दर्ज करवाएंगे, वो हमारी सम्मानित नेता है, वो करने की बजाय आपने उसको वायरल किया गया ताकि उसका अपमान किया जाए। एक तरफ आप ये करो, दूसरी तरफ आप वो कर रहे हो। बीसी के थे रामदास घोड़ेला जी थे बरवाड़ा से, क्या व्यवहार किया गया? भोगे एमपी के सगे भाई ने ऑडियो में जारी किया, ऑडियो को फैलाया कि कुम्हार की सीट बन जाएगी बरवाड़ा हमेशा के लिए अगर रामदास घोड़ेला जी जाता है। इसका मतलब आप एससी बीसी को नाम लेते रहोगे, एससी बीसी को काटते रहोगे। मैंने राजनीति चौधरी देवराज जी सीखी थी। हाँ, वो जोड़ते थे। हम केवल मात्र 9 एमएलए रह गए थे 82 के चुनाव के बाद। 31 एमएलए आए थे लोग दल के, 11 चले गए थे कांग्रेस में जब चौधरी भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। ये महेंद्र प्रताप जी भी लोकदल जीते थे, जो कांग्रेस के नेता हैं। और मेरी तो क्यों ऊपर की हड़बड़ी थी, मेरी टिकट काट दी गई थी। लेकिन चौधरी साहब ने कहा अगर तू लड़ना चाहता है लड़ मोदी, मैं आपका नाम लेकर जीत बन गया। 20 रह गए, 20 में फिर डिवीजन आ गया। चौधरी चरण सिंह जी अलग हो गए, चौधरी देवलाल जी अलग हो गए। उनके पास 8 एमएलए थे। 9वां फिर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरी वो राजनीति करनी है। आज आपको रिकॉर्ड में कहीं नहीं मिलेगा एक आजाद एमएलए हो और सरकार को जरूरत हो और सरकारी पार्टी में ना जाए। ये मुझे उस आदमी के नाम का नशा है।
वो कहते हैं संपत सिंह ने उंगली पकड़ी राजनीति सीखे। नहीं, मेरी राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। मेरा तो हाथ पकड़ के सिखाई है मुझे राजनीति। मैंने उंगली नहीं पकड़ी, उन्होंने हाथ पकड़ा मेरा। और जब चुनाव आया अपनी पार्लियामेंट सीट सोनीपत जीतने के बाद खाली हो गई थी बप्पू, बाई इलेक्शन था। रणजीत सिंह जी उस टाइम इंटरेस्टेड थे, उनको भी दे सकते थे, परिवार में और को दे सकते थे। मुझे कहा नहीं तुझे लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं है चुनाव कैसे लड़ा जाता है। बोला तो मोटरसाइकिल ले ले, घर घर जा, आपकी बात पड़ जाएगी। इस तरह से राजनीति मुझे उन्होंने राजनीति में लेके आए वो मुझे। मैंने उंगली नहीं पकड़ी थी, मेरी इच्छा ही नहीं थी राजनीति में। और मुझे सौभाग्य है कि मौका आने के बाद जो है, जब भी किसी पद पर यूं अंदाजा होता है उनको भाई ये पद तो ठीक नहीं चल रहा, संपत्ति ले जाए, मैं छोड़ता था, वो देते थे। मुझे दूसरे आपके मिनिस्टर नाराज जाएंगे कि एक आदमी में सारी पावर दे रखी, इतना विश्वास। और चौटाला जी के टाइम में तो आपको याद होगा जब हमारी वेट की मीटिंग हुआ करती थी सेंट्रल मिनिस्टर के साथ, मुझे बार बार पूछते संपत आज क्या हुआ, संपत आज क्या हुआ। लास्ट जब आ गई मैंने कहा तैयार हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कोई स्टेट लागू नहीं कर रहा। उनका फायदा रहेगा, मानी फायदा रहेगा, हम करेंगे लागू। कोई जिगरा दिखाता है क्या? उन्होंने जिगरा दिखाया, विधानसभा में पास करवाया। 2003 में पहला वैट एक्ट जो बना था वो हरियाणा प्रदेश में बना। उनकी सोच तो बहुत बड़ी थी, हालांकि उस टाइम मजाक उड़ाया गया, उसको आलोचना की गई। क्या थी? कैसिनो एक्ट थी। दुनिया में मेरे ख्याल में शायद कोई देश बचा है जहां ना घूमे हो। उनका यही कहना था संपत्ति बड़े बड़े लोग हैं, ये काठमांडू जाते हैं, ये गोवा में जहाज पर जाते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो? तो उन्होंने कैसिनो एक्ट भी पास करवाया। और वो कैसिनो आना था 5 स्टार होटलों में, लॉटरी बंद कराई थी। आम आदमी लॉटरी में लुटता था, 1-1 रुपए वाली लॉटरी थी, सारा दिन लॉटरी लॉटरी लाइन में लगा रहता था। उजड़ तो वो रहा था, लेकिन हमारे खिलाफ प्रचार किया गया ये लॉटरी आम आदमी गरीब को मारेंगे। 5 स्टार होटल में आम आदमी जाता है, 20-25 हज़ार रुपये कम से कम चाहिए तभी जाएगा ना। क्योंकि वो उन्होंने पूछा मेरे से कि संपत्ति ये ट्रेडिशनल सोर्सेज टैक्स इनकम कितने दिन बढ़ाएंगे। तब आपस में विचार किया तो मेरे भी देखे हुए थे, लेकिन उन्होंने ज़्यादा देख रखे थे। बात तो ठीक है, गुड़गांव पहाड़ियों पर जहाँ आजकल 5 स्टार होटल बन रहे वहाँ की सलाह थी। चलो ठीक है, यहाँ से गवर्नर साहब ने उधर भेज दिया, राष्ट्रपति जी को कई दिन 5 साल राज थे उसको। कितनी बड़ी प्रोग्रेसिव सोच थी। जब मैं कह रहा हूँ कि 9 MLA से चले, उन्होंने ये कहा कि MLA नहीं है तो कोई बात नहीं, जनता हमारे साथ है। चलते चलते इतना बड़ा संघर्ष किया तो 87 में जो है 85 सीटों पर आ गए। और जोड़ने के बाद गजब है, बनंत राय तायल जी को उठाया, बनारस गुप्ता जी को उठाया, पंडित भगुदयाल जी को उठाया, मूलचंद जैन जी को उठाया। ये है जातीय एकीकरण करना। कृपाराम पूनिया जी को राजनीति में लेकर आए कि एक SC का चेहरा भी होना चाहिए। जयनारायण वर्मा जी को लेकर आए कि BC का चेहरा भी होना चाहिए। मनोहर लाल सैनी जी थे, जब 70 में MP बन गए थे महेंद्रगढ़ से, 80 में हवा नहीं थी, वो महेंद्रगढ़ के खिलाफ थी, उनको क्षेत्र लाए तो BC आना चाहिए और उनको जिता। ये चेहरा था। और उस टाइम में पंडित जी का यहाँ पे कहता हूँ, पंडित जी चले गए, उनकी सीटें अनाउंस कर दी 12 और वो वापिस कहाँ चले गए। टाइम पड़ा था कैंडिडेट का उनका और भरने का नाम। लोगों ने कहा चौधरी साहब हुए, चौधरी साहब इनको बदलो। मैं नहीं बदलूंगा, इस गुब्बारे में एक पिन मार दूंगा ना, ये गुब्बारा तुम्हारा फूट जाए। कैसे जाती है स्प्रिंकलर बढ़ाते। इसी तरीके से 7 दिन पहले, सिर्फ 7 दिन पहले मेधावी कीर्ति आ गई। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते, आज जनरेशन बदल गई है। बाबू जगजीना उनकी पोती थी, जजर के फार्म में रखा था। चौधरी साहब दादाजी रहे नहीं, आप मेरे दादाजी, आप मेरी सपोर्ट करो। 2 मिनट में सोचा, दिमाग में आया कि चौधरी उनका बहुत बड़ा नाम रहा।
इससे एससी समाज में फायदा मिलेगा। झज्जर गए, लोगों को आगे बताओ भाई बाबू जी की पोती है, तो चौसा में इशारा चलता था और उसी टाइम वो कहते कि इसको बता भी दिया। ये था जातीय समीकरण बढ़ाने का काम। जो आज नेशनल पार्टी सो कॉल्ड पार्टी बनाओ कहते हैं, ये तो जातीय समीकरण भी नहीं है, नेशनल पार्टी भी नहीं है, स्टेट पार्टी भी नहीं है, एक फैमिली में आकर जो है कैदी बन गए। सारी कांग्रेस पार्टी को एक एक परिवारों ने अलग अलग कैद में जब रखा और आज यही हाल है। मैंने 1 साल तक वेट करी थी, इसलिए वेट की थी कि राहुल गांधी जी ने कहा था जब चुनाव का रिजल्ट आया था कि कांग्रेस पार्टी के स्टेट के जो नेता हमारे हैं उन्हें अपना हित देखा, पार्टी का हित नहीं देखा। तो हमें लगा कि हाँ बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और बदलाव कहाँ आया? उसी घर को वापस ले आए। इसका मतलब आप तो उसके कैदी हो गए कि एमएलए ना भाग जाए। इतनी कमजोर होगी फिर नेशनल पार्टी कहाँ रहेगी? कहाँ एक आदमी 9 एमएलए के साथ लेके चलता है और कहाँ ये पार्टी के एरिया में चला जाएगा। तो मतलब अच्छी बात है, देखो सही कितने लोग जाते हैं और क्या लोगों को रिस्पॉन्स मिलता है। अलग होना, पार्टी बनाना कोई आसान बात नहीं है। वो कोई चौधरी देवलाल नहीं है, हम नाम भूल गए खुद उनका। उतनी कितनी पार्टियां नाम बढ़ाई थी उन्होंने। कहाँ जनता पार्टी के अंदर उनका रोल था? सारे देश में परिवर्तन आया। और 89 में आपने देखा जनता दल का कौन बनाने वाले थे? चौधरी देवलाल थे। जबकि अपने संपादक के बारे लिखते थे कि ये चौधरी देवलाल तो नॉन हरिवानी बन गए, नॉन हरिवानी रेजिडेंट एनआरआई बना दिया था, ये उड़न खटोला बना दिया उन्होंने। लेकिन सारे देश के लोगों को इकट्ठा किया, राज बना दिया। और वीपी सिंह का नाम ले लिया तो ले लिया, अपनी पगड़ी उस पर। ये एक त्याग कहते थे चौसा कि संपद अगर आगे आना है तो आपको त्याग करना पड़ेगा। त्याग उस भावना के साथ जो है आज मैं जुड़ा हूं और मुझे शामिल किया गया है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आज हरियाणा प्रदेश के जैसे हालात हैं, अब देखिए 37 एमएलए। आज तक आपने देखा कभी? आप तो लंबा इतिहास जानते हो हरियाणा का। 4 महीने बाखड़ा बंद रही है कभी? कहाँ गई पार्टी 37 एमएलए वाली? कहीं सड़क पर दिखाई दी? बयान भी तो बहुत आए और कहाँ अब हो रहा है? पिछले 4 महीने से लोगों के खेत डूबे हुए हैं, घर डूबे हुए हैं, दाने बाद में मंडी में लेके गए हैं, वो नहीं बिक रहे। वहां खाद में लूटमार मची हुई है। नाम किसान किसान का लेते हैं। कहाँ है किसान के लिए? कौन सी आपने लड़ाई लड़ी शायद बयान देने के लिए? आज भी अगली फसल भी नहीं, क्या हो गया? ऐसे हालात बन रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं 1.25 लाख मैंने नौकरी HKR में लगा दी। क्या आपको उसके मुंह पर राजनीतिक तमाचा नहीं लगाया जा सकता? कैसे आप नौजवानों का शोषण कर रहे हो? एक तरफ रेगुलर, दूसरे एक्सटेंशन पर, तीसरे एडहॉक पर, फिर कॉन्ट्रैक्ट पर और बाद में HKR। कितना देश समाज के अंदर विघटन कर रखा है इन लोगों ने। अब इसका मतलब है कि मेरे जैसे आदमी आज सोच के हैरान हो जाते हैं कि देश का, प्रदेश का क्या होने लग रहा है। सारे प्रदेश को जातियों बांट दिया, सारे प्रदेश को धर्मों में बांट दिया, एरिया में बांट दिया। और ऐसे हालात में अगर विपक्ष में इतनी ना हिम्मत रहे जो अपने आप को विपक्ष कहते हैं, तो फिर तो यही ठीक है। आज चौधरी अभय सिंह जी की पार्टी में 2 एमएलए हैं। वही बात है कि मैं फूलों की सेज पर नहीं जा रहा हूं। जिस शख्सियत से मैंने राजनीति सीखी है, चाहे वो उम्र मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से यह संकल्प रहेगा किसी तरह से मैं उसी अपनी पार्टी को, जहां मेरी पैदाइश हुई, जहां से मुझे बहुत कुछ मिला, सब कुछ हुआ, उसी को दोबारा जो है उठाना चाहता हूं और लोगों के सामने एक विकल्प पेश करना हम लोग चाहते हैं।
विकल्प आपके सामने यही विकल्प है, इंडियन नेशनल लोकदल विकल्प आपके सामने। ये मेरी इच्छा है और उसके लिए पूरा आप सबसे उम्मीद करता हूं। दो चीजों मैंने और कह के खत्म करता हूं। आज आप देखिए, जहां भी निजीकरण आता है, बड़ा निजीकरण, इसका मतलब सरकार वहां फेल हो। मैं दो चीजों से बहुत दुखी हूं। मैंने यहां आकर जो है प्लेटफॉर्म चाहे दूसरा था, मैंने मुद्दा उठाया था यूनिवर्सिटीज का। लोन दे रहे हैं, ग्रांट बंद कर दी यूनिवर्सिटीज को। 22 यूनिवर्सिटी खोल दी स्टेट में। क्या फायदा है 22 यूनिवर्सिटी का? कॉलेज आपने सारे बंद हो रहे हैं। क्यों? यूनिवर्सिटी में जो कोर्स है वही कॉलेज में कोर्स है। ये बीए, एमए, बीएससी ये कॉलेज में थी, कॉलेजों की सीटें आधी हो रही है। कोई पढ़ाने वाला आदमी नहीं है। लोग फिर धक्के खा रहे हैं अकेडमी में, कोचिंग सेंटर में। शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया। शिक्षा का इतना निजीकरण कर दिया कि हमें दुख होता है कि इसका गरीब का बच्चा पढ़ी नहीं सकता। और ये हल्का किया है। पहले तमाशा किया, अटल योजना, आयुष्मान योजना। अब आप देख रहे हो सर्विसेज वहां से हटा दी कि सिविल अस्पताल में जाओ। मैं एक सिविल अस्पताल का हिसार का आपको एग्जाम्पल दे दूं। 3 साल से CSR मशीन खराब पड़ी है, ऑपरेशन आप नहीं कर सकते। छोटी सी मशीन है। मैंने पूछा ये है क्या डॉक्टर से, ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर से। क्या मैग्नीफाइड पिक्चर आती है और उसको C शेप की होती है, हमें पॉइंट का पता लगता है। उस तरह से हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। तो गरीब आदमी तो मार दिया ना। ये कैंसर थेरेपी कितनी महंगी है। जब तक शिक्षा और चिकित्सा दोनों सरकार नहीं संभालेगी, बाकी प्रगति, बाकी तरक्की आपकी बेकार है। बाकी चीजें आपके सामने है, रोज आते रहेंगे, बातें आती रहेंगी। जिस तरह के हालात हमारे हो रहे हैं प्रदेश के, वैसे देश की होनी चाहिए, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के सबसे बुरे हालात। हमें आंखों में आंसू आ जाते हैं, देखते हैं बाहर से किस तरह से हाथों में बेड़ियां लगी हुई, पाँव में बेड़ियां लगी हुई, और हमारे बच्चों को जगह जगह पीटा हुआ, बुरी तरह मारा हुआ कैदी की तरह से, और इंडिया लाइव भेजा जा रहा है। क्यों जी? आप पहले अपने हवाई जहाज लाकर अपने मंत्री भेज के वापस मंगवाए थे ना। वहां इलीगल कह रहे हैं, उनको बताओ भाई कितने इलीगल, हमें बताओ, हमारी सरकार को, हम हवाई जहाज भेजेंगे, हम ले आएंगे अपने देश के अंदर। इस तरह की इतनी घटनाएं, उनका कोई जवाब देने वाला जो प्लेटफॉर्म मेन अपोजिशन ही होती है। और आज मेन अपोजिशन जो है, इनके हाथों में लगभग या बीजेपी का कब्जा मार दिया। इतने बड़े बड़े ये टिकट चोरी और वोट चोरी कांड नहीं होते। वोट चोरी की बात आ गई, अकेले उचाना में 60,000 वोट चोरी हुई। किए किसने? आपके नेता ने किए। कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के उनसे अलग जो वोट पड़े हैं, वो 60,000 वोट पड़े आजाद उम्मीदवारों पर। वो आजाद उम्मीदवार कौन थे? वो आपके द्वारा थापे लगाए गए थे। इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल है वोट चोरी का? किसके लिए घूम रहे हो आप? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि फिर मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह जी का और प्रदेश के अध्यक्ष रामपाल माजरा जी का, इधर लोहान साहब बैठे हैं, सभी साथी बैठे हैं, RS चौधरी जी तो हमारे बहुत पुराने, सबसे सीनियर हैं, सभी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर दोबारा ले गए। मेरी भावना वही जगाई जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का स्वर्गवास हुआ था। मुझे कहा गया था कि आप जो है स्टिकलस आप संभालेंगे साहब। वो पल मैं भूल नहीं सकता। मेरी भावना इस तरह से वापस लौटी कि यहां तो लुट पिट रहे हो और एक आत्मा आपको फिर बुला रही है। उसी दिन से जो है मेरे दिमाग में घर कर गई थी, मुझे भी कुछ करना है। मेरे जो अपने बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जो उन्होंने पाला बड़ा किया, उनके साथ में बड़ा रहा, वो मेरे से कुछ मांग रहे हैं। मैं कहूँगा कि आदेश दे रहे हैं और उसके आदेश की पालना करते हुए, उनके नियमों पर, असूलों पर चलते हुए। जैसे कहा कि घर वापसी नहीं है, मेरी नीतियों के हिसाब से कोई घर वापसी वाली बात नहीं है।
सुनो मैं चला, आप देखते थे मैं एमएलए था जो, आप लोग लिखते थे कि संपत सिंह अपोजिशन की तरह बोल रहा है। सरकारी एमएलए, ये कई बार कहा गया, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको पता होगा, बार बार किसी बिजली के ऊपर ले आया तो लाइन ऑर्डर तक का लिया है, तो हेल्थ पर लिया है, तो एजुकेशन पर लिया है, तो कई बार तो उस टाइम के मिनिस्टर थे उनके साथ मेरे साथ उलझ जाते थे, तो मैंने उनका स्कूल भी छोड़ा था चौधरी साहब का। और मैं तो ये कहता हूँ आपका सहयोग रहे सबका, द्वारा हम उसी जहाँ जिस प्लेटफॉर्म से मैंने शुरू की थी राजनीति, वही प्लेटफॉर्म मुझे द्वारा मिल गया है। एक बार पार्टी का धन्यवाद भी, और आप मीडिया साथियों का धन्यवाद भी, आप खबर करने के लिए आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज गुरु पूर्व है, बहुत बड़ा दिन है। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और उसके साथ साथ मैं चौधरी संपत सिंह जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो फैसला चौधरी संपत सिंह जी ने लिया इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए, आज की उनके इस फैसले से बड़ा दिल नहीं हो सकता। हमें बहुत खुशी है कि चौधरी साहब ने एक बड़ा फैसला लेकर के फिर से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को और मजबूती के साथ कैसे आगे बढ़ाया जा सके, कैसे नई पीढ़ी को चौधरी देवीलाल की नीतियों के बारे में बताया जा सके, कैसे इस प्रदेश को, जो प्रदेश चौधरी देवीलाल जी ने बनाया था, उस प्रदेश को बचाया जा सके। उसके लिए जो आज इन्होंने पार्टी को आशीर्वाद दिया, जो आज फैसला लिया, हम सब लोग इनका इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। और उसके साथ साथ हम सब साथियों ने बैठ करके विचार करके फैसला लिया कि हमारी पार्टी में चौधरी देवीलाल जी के और चौटाला साहब के बाद अगर सबसे ज्यादा लंबा संघर्ष पार्टी में रह करके किसी ने किया तो चौधरी संपत सिंह जी ने किया और रामपाल माजरा जी ने किया। ये दोनों चौधरी साहब के, चौटाला साहब के पुराने साथी, जहां हमने माजरा साहब को प्रदेश की पार्टी की जिम्मेवारी इनके हाथ में है, हम इनके नेतृत्व में जो सब मिलकर के आज पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने आपस में विचार विमर्श करके एक और नया फैसला लिया है कि चौधरी संपत सिंह जो है वो हमारे सबसे पुराने साथी हैं। मेरे से राजनीति में आने से पहले चौधरी संपत सिंह तो एमएलए और मिनिस्टर के पदों पर रहे। इन्होंने उस वक्त संगठन में भी बहुत काम किया। आज फिर क्योंकि इनको संगठन का बहुत अनुभव है, बहुत सारी चीजें हम इनसे सीख सकते हैं, कैसे पार्टी को किस प्लेटफॉर्म को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके, कैसे सरकार जो किसान की, मजदूर की, गरीब आदमी की जो अनदेखी कर रही है, जो व्यापारी को कमजोर कर रही है, कैसे उनको उनके साथ खड़े होकर के उनको न्याय दिलाया जा सके। ये सब चीजें इस काम को हमारे से सबसे ज्यादा चौधरी संपत सिंह के पास। हम इनको अपनी पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक बना रहे हैं। इनको संरक्षक की जिम्मेवारी दे रहे हैं। वहीं गौरव संपत सिंह जो है, जो काफी समय से राजनीति में एक्टिव है, इनको भी
हम हमारी पार्टी में यूथ के अंदर एक बड़ी जिम्मेवारी देंगे ताकि यूथ को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ा जा सके। मैं एक बार फिर आप सबका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने आज समय निकाला और संपत सिंह जी का और गौरव संपत सिंह का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, इनका धन्यवाद भी करता हूँ। आपके लिए भोजन की व्यवस्था की है, भोजन तैयार है, सब साथी भोजन लेकर के जाएंगे। बाकी सारी बातें चौधरी संपत सिंह ने आपको बता दी। एक बात आपको मैं कहना चाहता हूँ, पहले चाहे रामपाल माजरा जी का मामला है, चाहे चौधरी संपत सिंह जी का मामला है, ये पार्टी के प्रति बहुत समर्पित थे दोनों के दोनों। इन्होंने कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हम तो बच्चे थे इनके सामने। और चौधरी संपत सिंह को भी राजनीतिक तौर पे पार्टी से अलग करने में सबसे बड़ी भूमिका जो है किसी और की नहीं, अजय सिंह की नहीं। ये बात तो ये सब हम आपको ज्यादा अच्छे ढंग से बता सकते हैं। और रामपाल माजरा जी को भी अगर किसी ने मजबूर किया तो उस शख्स का नाम भी अजय सिंह है। वो तो बहुत पहले से इस पार्टी को कमजोर करने में लगे हुए थे, लेकिन जो हमें कमजोर करना चाहते थे सब हम हाशिए पे हैं। और मैं एक बार फिर उन और साथियों को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा जो किसी वजह से हमारे से अलग थलग गया, जिन्होंने चाहे किसी भी राजनीतिक दल में जाकर के उस राजनीतिक दल की ताकत बढ़ाने का काम किया। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर कहना चाहता हूं कि वो सब साथी भी पुनः विचार करें और वो भी फिर इंडियन नेशनल लोकदल में आए, आकर के भारतीय जनता पार्टी को जो प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने में लगी हुई इस बीजेपी के विकल्प के रूप में अपनी ताकत बढ़ाने का काम करें। मुझे भरोसा है हमारे पुराने सारे साथी अब कोई ना कोई और अच्छा फैसला लेंगे। तो संपत सिंह जी के आज पार्टी को फिर से नया प्लेटफॉर्म देने के लिए जो फैसला इन्होंने लिया है, बहुत सारे साथी आने वाले समय में और भी ऐसे साथी हैं जो पुराने हमारी पार्टी के साथ रहे हैं, जो किसी वजह से या घर बैठ के या किसी और पार्टी में चले गए, वो भी पुनर्विचार करेंगे। जल्दी और बहुत सारे साथियों को हम आपके सामने लेकर के आएंगे। आप आए, आपका बहुत धन्यवाद। सर, राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की, उन्होंने सीएम पे सवाल उठाया है। सर, राहुल गांधी ने सीएम का एक वीडियो दिखाया और कहा कि वो 2 दिन बाद ये कहते हैं कि हमारी व्यवस्था। मैंने ये बात टेलीविजन पे देखी और सुनी भी। उन्होंने 35 लाख वोट चोरी की बात करी, 25 लाख। चौधरी संपत सिंह ने आपको बताया था कि चोरी करनी किसने सिखाई। सबसे पहले 14 एमएलए के वोट चोरी हुए जाते। राहुल गांधी जी से पूछो कि वो 14 वोट जो चोरी हुए वो किसने किए थे। भाजपा और कांग्रेस मिलकर के इस खेल को आगे बढ़ा रही है। इस गेम की शुरुआत पहले कांग्रेस करती थी और अब कांग्रेस की बजाय बीजेपी भी इस काम को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। वो तो हिमाचल में जब सत्ता में आए तो राहुल गांधी ने हिमाचल का उदाहरण क्यों नहीं दिया कि वहां क्या हुआ था। राहुल गांधी ने कर्नाटका का उदाहरण क्यों नहीं दिया। राहुल गांधी अगर वोट चोरी की बात करते हैं तो फिर तेलंगाना का जिक्र क्यों नहीं किया। वहां चोरी नहीं हो सकती। ये मैं कोई बीजेपी के पक्ष की बात नहीं कर रहा। ये एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं दोनों पार्टी। लोगों का बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है इस तरह की बातें करके, बजाय पहले अपने गिरबान में झांक करके देखो कि तुम खुद कहां खड़े हो और तुमने खुद ने अपने शासन काल के दौरान इस तरह के काम किए। कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, भाजपा सत्ता में इसलिए नहीं आई थी कि भाजपा कोई अच्छी पार्टी थी
भाजपा केंद्र में सत्ता में इसलिए आई थी कि कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह जी के राज में इतने बड़े आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के कि हर भारतीय नागरिक जो है शर्मिंदा था इस बात को लेकर के। हम भी विदेश में कहीं जाते थे तो पूछता था कि आप कहाँ से, हमें ये कहते हुए शर्म महसूस होती थी कि हम भारतीय हैं, क्योंकि भारतीय कहते हैं, अगला सामने से कहता अच्छा आप उस कंट्री से आए हो जिस कंट्री में तो आजकल स्वयं भ्रष्टाचार को कोई दूसरा काम ही नहीं। कितने बड़े बड़े इरिगेशन लगे थे, कितने बड़े बड़े स्कैम हुए थे, इसलिए कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। और भाजपा को इस उम्मीद के साथ लोगों ने वोट दिए थे कि उस वक्त मोदी जी बहुत बड़ी बात कहा करते थे कि मैं इन सब चीजों पे रोक लगाऊंगा, मैं देश को इस तरह से आगे लेकर जाऊंगा। आज भी बीजेपी अगर सत्ता में है तो उसकी देन कांग्रेस पार्टी है, कोई और नहीं है। अगर इसको नीतीश कुमार को एनडीए का पार्टनर बनाते हैं, अगर कांग्रेस के लोग उस वक्त हमारे से बात करते हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत करी थी बनाने की, अगर उस वक्त के अंदर आपके बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक से बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में नहीं होती। इसकी जिम्मेवारी भी कांग्रेस पार्टी है, कोई दूसरा नहीं है। जिस तरीके की जातिगत टिप्पणी की गई है सेना को लेकर, राहुल गांधी कहते हैं कि 10% जो आर्मी का कंट्रोल है वो एक जाति विशेष के पास है, 90% जो अन्य जातियां वर्ग हैं उनको आर्मी के ऊपर अगर कोई इस तरह की टिप्पणी करता है तो वो इस मान के चलो देश को तोड़ने में लगा हुआ, हमारा मनोबल गिरा रखा, हमारी आर्मी का, हमारी फौज का। फौज के अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, किसी के ऊपर कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर कोई इतना बड़ा नेता इस तरह की बात करता है तो ये सारे देश को इस बारे में सोचना चाहिए। प्रोफेसर साहब, आपने आरोप लगाया है, आप ये भी कह रहे हैं कि वोट चोरी कांग्रेस के टाइम हुई, राज्यसभा की बात भी आप कर रहे हैं, टिकट चोरी की बात भी कर रहे हैं, नाम किसी का नहीं ले रहे, इशारा कर रहे हैं। डायरेक्ट बताइए आरोप किसके ऊपर है? शर्मा जी, नाम आपसे छुपा हुआ है। नहीं फिर भी तुमको पूछना नहीं, चाहिए। आपसे छुपा हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, हाँ। फिर उनसे पूछ लो। फिर आपने और फिर याद करा दिया, एक और वोट चोरी हो गई थी जी 2022 में फिर हुई थी, याद है आपको? रणदीप सुरजेवाला जी को पहले यहाँ भेज रहे थे राज्यसभा के लिए, 36 MLA थे कांग्रेस के पास। तो कांग्रेस हाईकमांड को एक डर था कि शायद इनको वोट ना दे, वो राजस्थान भेज दिया हुड्डा साहब ने। और फिर जो है ना, यहाँ जो खड़े किए गए कैंडिडेट अजय माकन जी, कितने सीनियर पार्टी के नेता थे कांग्रेस पार्टी के, आज ट्रेजरर भी हैं, उनको फिर हरा दिया। तो बार बार जो आदमी वोट चोरी कर रहा है, MLA चोरी कर रहा है, आपका टिकट चोरी कर रहा है, और फिर कोई कहते हैं तो शोभा नहीं है। प्रोफेसर साहब, एक विषय है जो लोगों को समझ में है कि प्रोफेसर साहब की बाजू कोटी चोरी देवीलाल राजनीति में आपकी कोई इच्छा नहीं थी, आपको खुद नहीं। बिल्कुल चोरी देवीलाल चौधरी और प्रकाश चौधरी ने आपको उन पदों पर रखा है, जैसे अभी सिंह जी ने काफी बच्चे थे जब आप ऐसा कौन सा कारण बना था जिस पार्टी का पैदा हुआ, जिस पार्टी में आपको पैदा किया, वो क्यों छोड़नी पड़ी आपको? देखिए, मैं आज आपको पश्चाताप हो रहा है कि मैंने पार्टी को छोड़ी क्यों? ऐसा आपको याद होगा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते टाइम मेरी आंखों में आपने देखा हो, क्या देखा? आंसू थे, इमोशनल, जैसे आज भी इमोशन के आधार पर मैं कहता हूँ इमोशनल डिफरेंस ही ना कोई होते हैं। बाकी अब जब मैं पार्टी में शामिल हो चुका हूँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया, तो कारण जब मैं नहीं मेरे मुझे करना चाहता हूँ, उन्होंने बता ही दिया। पश्चाताप तो रहा है, अपनी पार्टी छोटी, मैं कह रहा हूँ आज मैं कह रहा हूँ, उस टाइम मैं रो रहा था, आज मैं पश्चाताप हो रहा है कि मैं 16 साल मेरे जो है ना कांग्रेस में खराब हो गया, नहीं करना चाहिए। संपत सिंह जी, आपसे सवाल है कि इतना टाइम क्यों लगा आपको विभाग से कांग्रेस को समझने में, बीजेपी को समझने में, इतना लंबा समय? आप जैसे समझदार 7 आदमी। मैं इतना समझदार नहीं था, डिप्लोमेट नहीं था, समझदार जरूर था, लेकिन ये आजकल क्या राजनीति में डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा हो गई है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, इस डिप्लोमेसी के आगे हमारे पास सवाल नहीं सकता, किसी के साथ आगे वो डिप्लोमेसी जो मुझे बार बार पकड़े रही है।
प्रहार भी करते रहते हैं। इस कांग्रेस के रहने के दौरान आपने क्या भूपेंद्र हुड्डा से बात की कि ये क्या हो रहा है कि इस तरह की छवि बन रही है, क्योंकि आपने प्रिंसिपल्स की बात आपकी राजनीति रही है, आमने सामने बात हुई हो, उनको रियलाइज कराया हो कि भाई ये चीज ऐसा है, जब भी ऐसी कोई बात करते थे ना, उनका रिएक्शन कोई अच्छा नहीं होता था, नहीं होता तो बार बार रिपीट करने उनके सामने फायदा क्या है? बार बार जब एक नेशनल पार्टी जब उन्होंने बंदी बना लिया तो संपत सिंह क्या पार्टी, एक नेशनल पार्टी जो है ना, जो लगता है ये संपत सिंह जब इतने साल रहे, कभी हाईकमान से कोशिश नहीं की बात करने की? कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी आपके लिए कौन चली है? उसको कोई मतलब नहीं है, मुझे लगता है जी ये नहीं। और जो कांग्रेस पार्टी में क्या होता था, क्या आपके लिए चलो वो तो कोई आज जरूरत नहीं, कह दिया बहुत कह। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की है दिल्ली में, एक बार फिर राहुल गांधी ने एक मिनट, हाँ जी हाँ, 22 हरियाणा में 22 बार एक लड़की ने वोट नाम चेंज करके वोट डाला है। आप लगातार जो इल्जाम है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से आप अभी आए हैं, फिर से इल्जाम लगाए हैं वोट चोरी के, किस तरह से देखते हैं? क्या कह रहे भाई? वोट चोरी का इल्जाम लगाया है, एक ही महिला के 22 बार वोट डाला है। ब्राजील की मॉडल का दावा है कि ये ब्राजील की मॉडल है, लेकिन यहाँ सविता या अपने हिंदी नामों से 22 बार वोट डाला है, लेकिन है ब्राजील की मॉडल। हरियाणा में तो आपने 22 वोट की बात कैसे हालात आप तो 22 वोट डालने की बात कर रहे हो। हमने ऐसे हरियाणा प्रदेश में, यूपी में और बिहार में वोट किस तरह से डाले हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। एक आदमी मशीन पे खड़ा होकर के थप्पे मार के सारे गांव के वोट डाल देता था। तब कहाँ गई थी कांग्रेस के लोग, कहाँ मर गए थे जब इनकी सरकारें होती थी, जब ये थप्पे लगते थे? पूछो तो सही उनसे। राहुल गांधी ने बोल दिया, राहुल गांधी ने एक वो लगा दिया वहां जाकर के और उंगलियां मार मार के दिखा दिया, यहाँ चोरी यहाँ चोरी। पहले अपना घर देख लो, पहले खुद ने कितनी चोरी करवाई। बहुमत की सरकारों को वोट की चोरी करके गिराने का काम कांग्रेस ने किया। हमारी सरकार 1982 में बन गई थी, चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में 53 MLA गवर्नर के सामने जाकर के प्रेयर करके आए थे। अगले दिन उनको ओथ के लिए बुला लिया था। जिनके पास 33 वोट थे उनको रात को बुला करके ओथ दिला दी गई थी। इससे ज्यादा बड़ा प्रजातंत्र का गड़ा कोई नहीं घोट सकता। किसकी बात करता है राहुल गांधी? आगे ये जब पैदा नहीं हुए थे उस वक्त इस कांग्रेस पार्टी ने सारे काम करने शुरू कर दिया था। आखिर में आपके इन दिनों में कुलदीप शर्मा भी काफी बोल रहे हैं। आपके इन दिनों में कुलदीप शर्मा से बात हुई कोई? तो राष्ट्रीय सदस्य का और साथियों को लाएंगे आपको? आपकी कुलदीप शर्मा से कोई बात हुई थी इन दिनों में? ऐसा है वो तुम एक परिवार को छोड़ के तकरीबन सबसे बात हुई, सबके टेलीफोन, कोई ऐसा नहीं बचा जिसके टेलीफोन नहीं आए। दुखी सारे हैं, लेकिन अब फैसला लेने में जो हम अब ये लगा रहे हैं या वही रहना चाहते हैं, क्या करते हैं वो तो है कि बाकी बात में ना कोई रहा ही नहीं जिससे बात ना की। वो प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे सर कि आपसे बात करने का प्रयास करेंगे राजनीतिक सिंह। हाँ, उनकी बात की हुई, टेलीफोन आया था मेरे पास उनसे, और मैंने उनको यही कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर कोई 1% गुंजाइश हो तो मैं बड़े नेताओं से बात करके देखूं। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया था कि AICC के जनरल सेक्रेटरी दीनू गोपाल जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं, उन्होंने मेरे से बात करके जब पार्टी में शामिल कराया था, बाद में बेटे गौरव ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला भी उसको कि किस तरीके का फोटो भी डाली है। मैंने कहा इतने बड़े आदमी की हाजिरी में बात हो गई, अब किससे बात कराओगे आप? मुझे आपसे कोई नाराजगी नहीं। कहने लगे जी मेरा अध्यक्ष बनना हुआ था, आप छोड़ गए पार्टी। मैंने कहा अकेले आपका नहीं हुआ था, जिस घर में वापिस आगे कांग्रेस कैद हो गई, मेरा तो उससे है, आपसे कोई लेना देना। ये बात नहीं। संपत सिंह जी, अब बड़ा अहदा आपको मिल गया है, जो बाकी नाराज है उनको भी लाने की कोशिश करेंगे? देखो, मेरा प्रयास तो ये रहेगा कि अकेले नेता नहीं है, वोटर भी बहुत है, अकेले MLA XMLA नहीं है, बहुत लोग हैं। प्रयास यही रहेगा, मैंने आपको कह दिया ना,
इसमें सारी बात आ गई कि हम यही चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल बीजेपी का विकल्प बन जाए, जो लोग चाहते हैं, उनको बदलना चाहते हैं, उनको विकल्प नहीं है उनके पास। राष्ट्रीय अध्यक्ष को खुला ऑफर दे दिया कि वापस आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल इन्होंने खुला ऑफर दे दिया। और भाई संरक्षक के नाते मेरे भी जाना सबसे यही है, बीजेपी को समेट के लाए आएंगे लोग, आएंगे अपने आप भी आएंगे लोग, वो भी चाहते हैं विकल्प आए। अजीत ANI के ऊपर माइक पड़े हुए कांग्रेस के नेता है जो चुनाव लड़े थे निर्वाचित अधिकारी, साहब के आगे तो उन्होंने आरोप वो उठा लिया। आप मौका परस्ता है, जब आपने वीडियो छोड़ी थी तब भी आपने ऐसे ही आरोप लगाए थे इन लोगों पर। मैंने कोई ऐसा अच्छा ना, आप ये देखिए कि मैं किसी व्यक्ति विशेष का, बहुत लोग ऐसे होंगे छुटभैया टाइप के कहने वाले, लेकिन मैं उनका जवाब नहीं दे रहा। मैं तो वैसे जवाब देना चाहता हूँ, मैंने कह ही दिया साहब कि मैं सम्मानजनक तरीके से मैंने राजनीति की है और हमेशा जो है जनता हित की बात की है। और अगर चलो मान लो कोई नलवा से, कोई कहीं से कोई कह रहा है तो संपत्ति के बिना कोई सीट जीत ली, क्या मानता? मेरी तो टिकट काटी गई, मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन वो दोनों बार बीजेपी हुई वो सीटें, कौन सा भला हो गया कांग्रेस का? अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है, मारते नहीं, मेरे क्या और मारे, अच्छी बात है।